नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। और पिछली वीडियो में हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए थे इस चैप्टर के। तो हमने टॉपिक 1 किया था। टॉपिक 1 में हमने देखा था इंटरफेस सेल साइकिल की बेसिक डेफिनेशन या बेसिक उसमें क्या हमें पढ़ना है, और फिर हमने क्वाइसेंट फेज भी किया था। तो उस पर आधारित हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए थे। लेवल 1 के क्वेश्चन थे, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। ठीक है, और 15 तक करने के बाद और भी क्वेश्चंस हैं, लगभग क्वेश्चन नंबर 24 तक हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस और हैं, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, और अगली वीडियो में लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे 24 तक, और उसके बाद हम लोग टॉपिक 2 शुरू करेंगे। वैसे हमने टॉपिक 2 में जो हमारा प्रो फेज था उसको पूरा कर लिया था, तो उसको हल्का से रिवाइज करके हम लोग उसके बाद जो फेज़ आता है मेटा फेज, उसको हम लोग करेंगे। हमारा टॉपिक 2 होगा एम फेज, है ना, माइटोसिस फेज। तो उसमें हम लोग प्रो फेज कर चुके हैं, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और साइटोकाइनेसिस भी कर लेंगे, क्योंकि एम फेज जो है वो स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होता है साइटोकाइनेसिस से। तो हम लोग वो दोनों कर लेंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपके पास लिस्ट 1 है और यहाँ पर आपके पास लिस्ट 2 है। क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास लिस्ट 1 में कुछ फेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, एस फेज, G2 फेज, क्वाइसेंट फेज और G1 फेज, और आपको बताना है इन फेजेस में क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होता है, इनएक्टिव फेज किसको कहते हैं, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन किस में होता है, या फिर उस इंटरवल में कौन सा फेज होता है, और DNA रेप्लिकेशन किस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD है, मतलब यहाँ A, B, C और ये D है। ठीक है, यहाँ भी आपका वैसे ही है ABCD। ओके, और आपको मैच करना है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने आपको कहा था कि बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे G1 फेज, G1 फेज आपका क्या होता है, तो G1 फेज आपका सेल ग्रोथ होता है उसमें। ठीक है, एस फेज में सिंथेसिस होता है, और G3 फेज नहीं, G2 फेज है ना, G3 नहीं होता है, G2 फेज होता है। तो G2 फेज में आपका क्या होता है, G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन वो बहुत ही ब्रीफ था। ठीक है, आप जब इसका और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लीजिएगा या पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि G1 फेज में भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन का सिंथेसिस वही होता है जो आपका DNA रेप्लिकेशन में मदद करे। ठीक है, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन में आपको प्रोटीन की मदद चाहिए, और mRNA मैसेंजर RNA की भी मदद चाहिए। तो RNA सिंथेसाइज G1 में भी होता है, आपका G2 में भी होता है। ठीक है, G1 में और G2 दोनों में होता है। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ बताया था। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग कुछ और टॉपिक और कुछ और इन्फॉर्मेशन लेंगे, पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें आप अगर पढ़िएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या फिर नेट में या कहीं और से आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में है। तो हमें बस उतना पढ़ना है जो हमारे नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें और बहुत भी सब्जेक्ट्स और बहुत चैप्टर्स देखने हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास एस फेज है, तो एस फेज में हमें पता है DNA का रेप्लिकेशन होता है, तो A का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ A पहला है, तो देखिए A का 2 ये नहीं होगा, और A का 3 ये नहीं होगा, तो या तो C हो सकता है या D हो सकता है। अब B में देखिए, B में दोनों में अंतर है, तो बस B पता कर लेते हैं। B क्या होगा, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, तो G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो B का 1 होगा। तो B का 1, तो हम लोग बोल सकते हैं आंसर हमारा D होगा, आगे बढ़े बिना। ठीक है, पर एक बार हम लोग क्योंकि इंडिविजुअली अच्छे से देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग आगे भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वाइसेंट फेज, इसको इनएक्टिव फेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं होता है, पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, वो डिवीजन के लिए आगे नहीं बढ़ता है, पर वो मेटाबॉलिकली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते रहते हैं सेल्स में, वो उसमें भी होते हैं। ओके, अगला हमारा G1 फेज तो क्या हो गया, वो इंटरवल होता है माइटोसिस, मतलब एम फेज खत्म हो गया दूसरे सेल साइकिल का स्टार्टिंग में। ठीक है, और यहाँ पर आपका DNA रेप्लिकेशन से पहले। ओके, आपका G1 फेज होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं ये सब बहुत ही बेसिक और डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पर हमें ध्यान रखना है फिर भी, है ना, ये गलती ना हो। 2021 का क्वेश्चन था, आपका D हो जाएगा। तो एस फेज DNA रेप्लिकेशन, G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, क्वाइसेंट फेज इनएक्टिव फेज,
और G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। एक RNA का भी सिंथेसिस होता है, वो आपका G2 फेज में होता है, उसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। कुछ RNA का G1 फेज में भी होता है, तो RNA के विषय में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते रहेंगे। तो यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नोट लिखा है। देखिए G1 में क्या होता है कि mRNA, हमें पता है RNA के टाइप्स होते हैं mRNA, tRNA, ठीक है। तो जो mRNA, तो उसका जो ऐसे टाइप्स होते हैं उसमें जो mRNA आता है, मैसेंजर RNA, उसका सिंथेसिस और प्रोटीन का भी सिंथेसिस। पर प्रोटीन का तो हमने G2 में बोला था, लेकिन जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं DNA सिंथेसिस के लिए, DNA रेप्लिकेशन के लिए, उनका प्रिपरेशन G1 में ही हो जाता है, क्योंकि एस फेज में DNA का रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। तो mRNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस दैट आर mRNA एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस किसका होगा? दैट आर रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस, ठीक है। तो mRNA और प्रोटीन का सिंथेसिस इसलिए होता है G1 फेज में ताकि वो DNA सिंथेसिस में मदद कर सके, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो आपका एस फेज में भी होता है। कैसे? तो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। वो एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रीफ में कि DNA को पैक करने के लिए, अच्छे से उसको पैक करने के लिए आपका हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ होता है। फिर एक न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जिसमें DNA पैक होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए न्यूक्लियोसोम एक नया शब्द आया, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इन सब में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मत जाइएगा, बहुत ही हम लोग ब्रीफ में अभी स्टडी करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ होता है एक तरह से आप कह सकते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA के लिए, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, तो प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन हिस्टोन नाम याद रखिएगा, नीट में आया हुआ है, हम लोग देखेंगे। और G2 में तो होता ही है प्रोटीन सिंथेसिस, हमने देखा ही है, इसी से उसको मार्क किया था। और RNA सिंथेसिस भी होता है, तो RNA सिंथेसिस भी होता है, यहाँ भी हुआ था पर वो mRNA होता है, और यहाँ पर आपका RNA सिंथेसिस होता है। ये आपका हुआ था DNA रेप्लिकेशन में जो मदद करेगा। तो ये सब कुछ ब्रीफ बातें हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था कि स्टार्टिंग में एक जनरल ओवरव्यू, और अब धीरे धीरे जब हम लोग को जनरल ओवरव्यू पता चल गया तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है और ये नीट 2023 में आया हुआ है। फिर आपके पास लिस्ट 1 में कुछ फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, और आपको फिर से बताना है किस फेज में क्या होता है या किस फेज को क्या कहा जाता है, मतलब कौन सा फेज किससे रिलेटेड है लिस्ट 2 में। तो 2023 नीट का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वासेंट फेज, हम लोग ए से भी शुरू कर सकते थे, पर क्वासेंट फेज का आपका इनएक्टिव फेज होगा, मतलब C का 2 होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। तो C का 2 देखिए सिर्फ C है, तो आपका आंसर डायरेक्ट C हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अगर आप 1 से स्टार्ट करते M फेज, तो M फेज को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन सिंथेसिस इंटरवल, तो इक्वेशनल डिवीजन, है ना। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे सेम रहते हैं पेरेंट और डॉटर सेल में, तो इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन को, जो उसमें डिवीजन होता है सेल का। तो A का 4 होगा, तो A का 4 में आपका A हट जाता है, D हट जाता है, B C में कुछ होता। फिर आगे चल के अगर आप B देखते हैं G2 फेज, तो G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस B का 1, तो B का 1, तो B का 1 C में है। तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते थे, या डायरेक्ट आप C से भी, अब पहली बार में C आ गया और C एक ही जगह था तो हमारा और इजी हो गया, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो M फेज हमारा क्या हो गया? इक्वेशनल डिवीजन। और G2 फेज हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, क्वासेंट स्टेज इनएक्टिव फेज, और G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, है ना। तो ये हमारा हो गया। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था पहले जैसे ही। तो ये हमारा मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट नोट्स। वैसे ये सब हम लिखे हुए हैं नोट्स में, मैंने आपको कुछ कुछ बताया था, और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी इसको लिखे होंगे या कुछ छूट गया होगा नोट्स में, तो ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कुछ बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाइए ताकि आपको एक पेज, उसी को आप जब मन चाहे तब आप रिवाइज कर सकें कुछ मिनट में, है ना। और कॉपी में तो आप बनाइएगा ही, पर इसको अलग से भी आप फॉर्मूला शीट या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आप बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने से देख लीजिएगा कितना आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, पर फिर भी इसको एक बार आप देखिएगा। सेल्स इन G0 फेज, तो G0 फेज हमारा क्या होता है? क्वासेंट फेज होता है। तो उसमें सेल्स क्या करते हैं या फिर क्या रिलेटेड है ऑप्शंस? एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, या टर्मिनेट द सेल साइकिल। 4 ऑप्शन आपके पास है, या क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर जी नॉट फेज हमारा क्वाइसेंट फेज होता है ना, और ये जो क्वाइसेंट फेज में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एग्जिट और सस्पेंड में थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर टर्मिनेट में, ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंटर तो नहीं होगा क्योंकि वो सेल साइकिल को एंटर नहीं करते हैं, जी नॉट फेज में जा चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही है, जी नॉट फेज में वो है, ठीक है। सस्पेंड नहीं करते और टर्मिनेट भी नहीं करते क्योंकि सेल साइकिल आपका चलता रहता है ना, क्योंकि बाकी सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, बस वो हट के जी नॉट फेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सस्पेंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वो बस एग्जिट कर जाते हैं, मतलब खुद बस बाहर चल जाते हैं, बाकी सेल साइकिल आपका चलता रहता है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखें क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ होता है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों में, और बायोलॉजी, चारों में सबसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का प्रयोग आपका बायो में होता है, तो हमें ध्यान रखना है। सेल्स इन जी नॉट फेज एग्जिट द सेल साइकिल, द सेल ग्रोथ वहाँ पर स्टॉप हो जाती है, कुछ एडिशनल था, द सेल ग्रोथ स्टॉप्स, है ना। ऐसे कुछ मैं एडिशनल भी लिख दिया करूँगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट है, और आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमारा आता है लेवल 2, ठीक है। तो लेवल 2 के हम लोग 15 तक क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और फिर लेवल 2 को हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। तो अब देखिए यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन को बैक्टीरिया से कनेक्ट किया, तो लेवल 2 में यही है, कुछ अलग ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट करेंगे इन प्रोसेसेस से, या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड लेवल 2 है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियोलस प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन या ड्यूरिंग एस फेज। 2017 का यह क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से, ठीक है। और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जा सकता है कि सेल वॉल जनरली प्लांट सेल में होता है, पर उसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म में होता है, तो उसमें एक बैक्टीरिया है, उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन इनसे बनता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से, है ना। और बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो फिजन से पहले होता है, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, जब एक सेल से 2 सेल बनेगा, फिजन बेसिकली यही होता है, तो उसके पहले आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। और अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं एस फेज, G2 फेज, उसमें भी हम देखेंगे कि जो आपका 2 पार्ट में ब्रेक होने से पहले ही आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पर इसमें पूरा एक प्रोसेस है, इसके फिर एस फेज आएगा, G2 फेज आएगा, फिर आपका 4 स्टेजेस आएंगे एम फेज के, ठीक है, साइटोकाइनेसिस आएगा। तो इसमें पूरा प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, मतलब बहुत ही बेसिक सेल्स होते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड सब कुछ, जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ऑर्गेनेल्स में या फिर न्यूक्लियस में, वो सब नहीं होता है, तो इसी कारण इनके फिजन से पहले ही होता है, कोई वेल डिफाइंड इनमें फेजेस नहीं होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सेल के एग्जांपल से, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में आपका बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में हो जाता है, और प्रायर टू फिजन, ओके। नाउ प्रोकैरियोटिक्स ड्यू टू देयर प्रिमिटिव नेचर, वेरी बेसिक नेचर, है ना, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप ऑर्गेनेल्स और डिफाइंड फेजेस आपको स्टेजेस नहीं मिलेंगे, तो ड्यू टू देयर प्रिमिटिव नेचर डू नॉट शो वेल डिफाइंड या वेल मार्क्ड एस फेज, ठीक है, क्योंकि एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रायर टू फिजन, क्योंकि वेल डिफाइंड एस फेज उनका नहीं होता है। तो फिजन से पहले हम कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन से पहले ही उनका डीएनए एप्लीकेशन होता है, कि डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही पास ऑन होता है हेरिडिटी में, ठीक है। तो ये 2017 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन सेल हैज़ इंस्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन फॉर स्टॉल, ठीक है, स्टॉल यहाँ पर वर्ब है, स्टॉल मतलब होता है रुक जाना, रोक देना, है ना। तो जब रुक जाता है डीएनए और रेप्लिकेशन फॉर्क, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। अब यहाँ पर चेक पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। तो चेक पॉइंट क्या था, वही कि आपका कौन सा एक बेसिक प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग रोक देते हैं, या फिर 2 फेजेस के बीच में जब आपका ये चेंज हो रहा है फेज, तो वो एक चेक पॉइंट आ गया। चेक पॉइंट बेसिकली यही होता है, ठीक है, अब कुछ और शुरू हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, तो देखिए एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, सिग्नल करना क्या होता है, तो ये सब एक अलग ही टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डेप्थ के टॉपिक्स हैं, ओके।
तो हम लोग बेसिकली बस ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है किसी कारण, ठीक है, तो कौन सा चेक पॉइंट उस समय होगा, ठीक है, या फिर सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं, कौन सा फेज होगा, बहुत बेसिक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एम फेज होगा, G2M चेक पॉइंट होगा, मतलब G2 खत्म हो रहा है, M शुरू हो रहा है, वो चेक पॉइंट होगा, वो जगह होगा, और M दोनों होगा, ठीक है। तो G2M और G1S, मतलब G1 एंड हो रहा है, S शुरू हो रहा है, क्या वो चेक पॉइंट पे यहाँ पर स्टॉल होगा डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, या G2M पर होगा, ठीक है। या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था नीट में, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है। तो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो हमने देखा था यहाँ पर 1 से 2 डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेट करते समय वो क्या करता है, एक ऐसे वाई शेप्ड का फॉर्क जैसा बनाता है, इसी को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ये मैंने बहुत ही बेसिक डायग्राम बनाया, इसके बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हर एक स्टेप होता है इसका, पर अभी हम लोग को डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। तो डीएनए फॉर्क इज अ Y-shaped region where the parent DNA double helix splits into 2 strands, है ना, 2 strands में वो split हो गया, okay. If all the situations are suitable for the cell, the DNA undergoes replication, कॉमा दे सकते हैं, and, अच्छा यहाँ पर and होगा, replication and a replication fork is formed। तो ऐसे replication होता है अपना G1 phase, S phase, G2 phase ऐसे कंटिन्यू होता है, लेकिन if there is any fault, क्या होता है, चेक होता है, चेक होता रहता है क्या कोई फॉल्ट है या नहीं है, कोई फॉल्ट है या नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयार है, ठीक है, अच्छे से पूरा प्रिपरेशन होता है आपका जीवन फेज में। तो इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट फाउंड ड्यूरिंग द चेक, तो अगर मान लीजिए डीएनए डैमेज है क्या, या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड्स में कोई दिक्कत है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होता है, और वो लोग पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत है, अरेंजमेंट में कोई दिक्कत है, सब चेक किया जाता है ना। तो इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट फाउंड ड्यूरिंग द चेक, चेक करते समय अगर कोई फॉल्ट हुआ तो डीएनए स्टॉप कर देता है, डीएनए रेप्लिकेशन को वहाँ स्टॉप कर दिया जाता है, और उस रेप्लिकेशन फॉर्क को हम लोग कहते हैं स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, तो वहाँ पर रोक दिया जाता है, ठीक है, रेप्लिकेशन को, ओके। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, है ना। तो जैसे मैंने बोला था, हम लोग फिर से जब एम फेज भी करेंगे तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक करेंगे, जैसे हमने G1 G2 के समय बेसिक किया था, और अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टॉल डीएनए फोर्क्स एक्टिवेट चेक पॉइंट एंड पॉज रेप्लिकेशन। तो जैसे ही आपका पता चल जाता है कि ये स्टॉल है, मतलब जैसे ही पता चल जाता है यहाँ कोई दिक्कत है, तो इसको स्टॉल कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है, ठीक है, और एक चेक पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक चेक पॉइंट को एक्टिवेट किया जाता है, उस चेक पॉइंट पे ही रोक दिया जाएगा, है ना, और रेप्लिकेशन को पॉज कर दिया जाता है। अब आगे रेप्लिकेट नहीं हो क्योंकि दिक्कत है, डीएनए में डैमेज है या फिर जो भी दिक्कतें होती हैं, है ना। अब G1S, और किस चेक पॉइंट पे होता है G1S, क्यों, क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं S में आपका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, अब वो रेप्लिकेट होने लगे, लेकिन दिक्कत पता चल गई तो वहीं G1S पे रोक दिया जाएगा कि अभी रेप्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डैमेज है या कुछ भी दिक्कत आएंगी। तो G1S चेक पॉइंट, यहाँ पर G1S का मतलब क्या है, G1 एंड हो गया, S शुरू होने वाला है, तो वहाँ एक चेक पॉइंट है आपका, ठीक है। G1S चेक पॉइंट पे आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि G1S चेक पॉइंट का काम होता है चेक डीएनए डैमेज, और भी काम होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ये है, क्योंकि मैंने बोला था बहुत सारे इनमें डिटेल्स होते हैं, लेकिन हम बहुत ब्रीफ में जा रहे हैं। तो G1S चेक पॉइंट पे रोक दिया जाता है, क्योंकि G1S चेक पॉइंट पे डीएनए डैमेज और भी कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक्स डीएनए डैमेज एट्सेट्रा एक्टिवेटेड बाय स्टॉल डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। तो G1S चेक पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय स्टॉल डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। और G1S चेक पॉइंट होता क्या है, एंड ऑफ G1 फेज एंड जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ S फेज, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन द सोमैटिक सेल साइकिल। अब देखिए एक टर्म है सोमैटिक, ठीक है। तो कुछ टर्म्स लेवल 2 में, कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रोसेसेस वो हम लोग देखेंगे। तो इन द सोमैटिक सेल साइकिल 2004 का क्वेश्चन है, क्या होता है, इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल, तो G1 में ही डबल हो जाता है ओरिजिनल से। बी, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S फेज, सोमैटिक सेल की बात हो रही है। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज, ठीक है। तो जो माइटोटिक फेज होता है उसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू इंटरफेज। और G2 फेज फॉलोज द माइटोटिक फेज, मतलब माइटोटिक फेज के बाद G2 फेज आएगा, ठीक है। तो G2 फेज फॉलो करता है माइटोटिक फेज को। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है सोमैटिक सेल साइकिल में क्या होता है। 2004 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग को कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है। ये टर्म्स पहले ही बहुत बार आ चुके हैं, पर फिर भी हम लोग देखते हैं। सोमैटिक हो गया, हैप्लॉइड हो गया, डाइप्लॉइड हो गया, और ऐसे करके जो टर्म्स आते हैं। तो सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? तो सोमैटिक सेल्स, ये शब्द बना है सोमा से, ठीक है। तो सोमा का अर्थ होता है बॉडी, ठीक है। जैसे सोम्स, क्रोमोजोम्स में जो सोम्स होते हैं वो भी सोमा से बने एक बॉडी, स्मॉल बॉडी, है ना। तो यहाँ पर सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? अ सोमैटिक सेल इज एनी बायोलॉजिकल सेल, या सिंपली सेल बोल सकते हैं, इज एनी सेल फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो वो हर सेल सोमैटिक सेल होता है एक्सेप्ट गैमेट्स। जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उन सेल्स को छोड़कर जितने भी सेल्स होते हैं वो आपके सोमैटिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सेल हमारा जो जनरल सेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट। तो G1 में नहीं होता है, वो S फेज में होता है ना, डबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S फेज, ये सही है। तो आप तो यहीं करेक्ट कर लिए क्योंकि ये पक्का सही है और एक ही सही है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन होगा। पर फिर भी हम लोग और आगे देख लेते हैं। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज, ये गलत है क्योंकि इंटरफेज शॉर्ट होता है, माइटोटिक फेज आपका इंटरफेज लॉन्ग होता है और माइटोटिक फेज आपका शॉर्ट होता है, माइटोटिक, है ना। तो शॉर्ट इंटरफेज शॉर्ट नहीं, लॉन्ग इंटरफेज होता है और शॉर्ट माइटोटिक फेज होता है ना। 24 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर ही आपका माइटोटिक फेज के आसपास होता है, बाकी सारा टाइम आपका इंटरफेज होता है, ठीक है। और डी नंबर क्या है कि G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, है ना। लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा, मतलब G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज के बाद G2 फेज आया, क्योंकि G2 फेज फॉलो कर रहा है, तो पहले माइटोटिक फिर G2, लेकिन ये गलत है, यहाँ उल्टा होना चाहिए, माइटोटिक फेज फॉलोज G2 फेज, है ना। लैंग्वेज पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, बायो में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए लेवल 2 के। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 24 तक करेंगे लेवल 2 के, और उसकी अगली वीडियो में हम लोग फिर से बेसिक और बहुत ही ब्रीफ में जैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे वो करेंगे, और फिर जब उनके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, है ना। और आप अपने नोट्स में अभी से ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको इन सब नोट्स में से लगे, इनको इनमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है या फिर इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसको शॉर्ट करिए, आपके नोट से आप कंसाइज करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। बस जब आप मेहनत से इतने नोट्स बनाएंगे तो उनको रिवाइज ज़रूर करिए, है ना। बहुत कंसाइज करिए ताकि कुछ ऐसी बातें जो आप ऐसी देख के पढ़ सकें, कोई आपकी छोटी सी मतलब टेस्ट कॉपी या कुछ पेजेस में, है ना, और कुछ ऐसी बातें जो आप आराम से बैठ के कॉपी को एक एक नोट्स पढ़ें, ठीक है। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स, कॉपी नोट्स ऐसे करके बनाइएगा, है ना। जो भी हो आपका मेन एम होना चाहिए रिवीजन, आप कितनी जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएँ पीछे, क्योंकि सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।